और आप एक चीज देखिए कि ये वाला जो आपसे सवाल पूछा गया, ये वाले सवाल का आपके पास सारा मटेरियल था, है ना, ये चीज आपने पढ़ी है, तो इसको आपको लिखने में, इसको सिर्फ आपको डिजाइन बनाना था इसका, ऐसे कि ऐसे इसको लिखना है। वहां पे जब आप बैठोगे तो 20 सवाल जब आप मेंस के लिखने बैठोगे ना, उसमें से 7-8 सवाल ऐसे होंगे जो आपको समझ भी नहीं आएंगे, आपको याद भी नहीं आएगा इसमें क्या करूं, पेन भी नहीं चलेगा, ठीक है, पेन भी नहीं चलेगा। इसीलिए अगर आपको ये पता है ना, तो जो भी जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन आती है आप एटलीस्ट उसको इसमें रख पाओगे, इसमें रख पाओगे तो एटलीस्ट चेक करने वाला जो है ना, उसमें आपको चेक करके 1-2-3 मार्क्स देगा। बात ये समझ आ रही है आपको? कुछ भी नहीं बना है तो बहुत अच्छी जो प्लेट होती है उसमें सर्व कर दोगे तो लोगों को लगेगा कि अच्छी चीज़ है, ये समझाने की कोशिश थी, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं आता है और फिर आपने ऐसे ही छोड़ दिया और 1-2 लाइन लिख के, तो वो काट के उसका 0 मिलता है, उसका कोई आंसर का मार्क्स नहीं मिलता है, ठीक है। आपको अपनी तरफ से लगेगा कि मैंने तो इसमें 2-3 पॉइंट लिखे थे, वो पॉइंट कंसिडर नहीं होते हैं, चेक ऐसे ही होता है पेपर, और ऐसा इस तरीके से आपको सवाल लिखना है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना चीज़ जो है आप सोच फिट कर लो, ठीक है, ऐसा होता है पेपर, मतलब ऐसे आपको लिखना होता है कोई आंसर, ठीक है। कोई डाउट आपको यहाँ पे, कोई चीज़ पूछनी है? चलिए ठीक है, तो आज की क्लास की हम शुरुआत कर रहे हैं, और कल हमने सॉइल की देखा था कि सॉइल जो है हमारी, सॉइल की फॉर्मेशन किस हिसाब से होती है। तो सॉइल की फॉर्मेशन के लिए हमने कुछ फैक्टर्स जो थे उसके बारे में हमने देखा था कि व्हाट ऑल आर द फैक्टर्स जिसके ऊपर सॉइल की फॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है। सबसे पहला जो फैक्टर था उसका नाम क्या था? सबसे पहला जो फैक्टर था उसका नाम क्या था? पेरेंट रॉक, ठीक है। सेकंड जो फैक्टर था उसका नाम क्या था? टाइम, ठीक है। थर्ड जो फैक्टर था उसका नाम क्या था? क्लाइमेट, चलिए क्लाइमेट था। फोर्थ जो था वो क्या था? टोपोग्राफी, ठीक है। और एक और चीज़ थी जिसको हमने क्या बोला था? बायोटा, यही था, या बायोटिक फैक्टर या फिर बायोटा, ठीक है, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें थी जिसके ऊपर हमने बोला कि यार किसी भी जगह पे सॉइल जो होगी उसका सॉइल का फॉर्मेशन इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये वाली फोटो का हमने उठाया था और हमने बोला था ये आपको जैसे कोई केक का पीस है, पेस्ट्री का पीस, उसमें से निकाला है और सॉइल का आपको हॉराइजन दिखा रहा है कि नीचे से ऊपर तक सॉइल जो है आपको कैसी दिखेगी। तो सबसे नीचे हमने कहा था कि आर होता है, जिसको हमने बोला था जो सॉइल का पेरेंट मटीरियल है, ठीक है, कि वो सॉइल कौन से पत्थर से बनी है, कौन से रॉक से बनी है, उसका बेड रॉक क्या है, उसको हमने बोला था उस सॉइल का पेरेंट मटीरियल, ठीक है। उससे हम ऊपर चले, और ये चीज हार्ड होती है क्योंकि पत्थर जो होगा वो क्या होगा? हार्ड होगा। इससे आप ऊपर आएंगे तो क्या था? अनकंसोलिडेटेड पेरेंट मटेरियल, जो कि क्या है? थोड़ा सा लूज, ठीक है। इससे आप ऊपर आए तो हमने एक बी वाला सेक्शन देखा जिसको हमने बोला सब सॉइल, जो कि मिक्सचर था किसका? सैंड, सिल्ट और क्ले का, ठीक है। किसका? सैंड, सिल्ट और क्ले, ठीक है। सैंड आपको पता है रेत, क्ले आपको पता है वो जो चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है। उससे ऊपर आप गए तो क्या लिखा है? एलुवेशन लेयर, जहां लिखा है वेयर लीचिंग अकर्स। ये लीचिंग क्या चीज है? ये भी आपको कल चीज बताई थी मैंने, और अभी फिर से हम ये वाली चीज देखेंगे, ठीक है। लीचिंग हमने क्या बोला था? 2 चीजें देखी थी भाई, एक चीज होता है अपवर्ड मूवमेंट, एक चीज होता है डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट को हमने क्या कहा था? कैपिलरी एक्शन, यही कहा था। अपवर्ड मूवमेंट को हमने बोला था कैपिलरी एक्शन, ठीक है। डाउनवर्ड मूवमेंट को हमने बोला था लीचिंग, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है? अपवर्ड मूवमेंट था कैपिलरी एक्शन, अपवर्ड मूवमेंट कैपिलरी एक्शन मैंने आपको समझाया था, वो मोमबत्ती हो जाए, कोई भी दिया हो जाए, ठीक है, वो कैपिलरी, या फिर ट्रीज जो भी रूट्स पानी खींच के ऊपर तक ट्रांसपोर्ट करती हैं, कैपिलरी एक्शन। और लीचिंग हो जाना किसी चीज का, जो चीज ऊपर थी वो नीचे की तरफ चले जाना, उसको हम बोलते हैं लीचिंग। जैसे आपने फर्टिलाइजर वगैरह का एग्जांपल दिया, जैसे अभी हम लेटराइटिक सॉइल के बारे में देखेंगे कि कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे जो ऊपर की सरफेस से नीचे की तरफ लीच हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, नीचे की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, ठीक है। कैपिलरी एक्शन एंड लीचिंग, ठीक है। और सबसे ऊपर जो ए नंबर वाली लेयर थी उसको हमने क्या बोला था? टॉप सॉइल, ठीक है। तो टॉप सॉइल हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल होती है, जिसके ऊपर कोई भी क्रॉप उगती है, उसको हम बोलते हैं टॉप सॉइल। मतलब सॉइल का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है जो आपको दिखता है उसको हम बोलते हैं टॉप सॉइल, ठीक है। और उसके ऊपर ओ नंबर का जो आपको दिख रहा है जिसको बोल रहे हैं ह्यूमस लेयर, और वहां पे लिखा है ऑर्गेनिक मैटर। तो ह्यूमस क्या होता है आपको वो चीज पता है कि कोई भी डेड एंड डिकेड प्लांट्स और मतलब जो प्लांट्स के पत्ते वगैरह होंगे, टहनी वगैरह होगी, जब वो पड़ी रहेगी सॉइल के ऊपर, बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्शन करेगा और जो वो डिकम्पोज होगा उस चीज को हम क्या बोलते थे? ह्यूमस, ठीक है। और उसी को क्या लिखा है? ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। एक एक करके हमने देखा था कि भाई कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिनके ऊपर सॉइल की फॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करती है। पहली चीज हमने बोली थी कि जैसा आपका पेरेंट रॉक होगा, जिस हिसाब का आपका रॉक होगा उसी हिसाब की आपकी सॉइल बनेगी, ठीक है ना। जिस हिसाब का आपका रॉक होगा
क्रिस्टलाइन रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, किस सेडिमेंट्री रॉक है, किस हिसाब का रॉक है, उस हिसाब से आपकी सॉइल की फॉर्मेशन होगी। जैसे आपको बोला था, आप कोई भी आप एक रॉक का पीस ले लीजिए, उसको आप तोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका टेक्सचर और उसका मटेरियल कैसे दूसरे वाले से अलग है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था टाइम, तो हमने देखा था कि टाइम और टोपोग्राफी, इन सबको हमने जोड़ के देखा था, क्लाइमेट, ये सारी चीजें देखी थी। जिस भी सॉइल को बनने में जितना ज्यादा टाइम लगेगा वो उतनी ज्यादा फर्टाइल होगी, उतना ज्यादा उसके फाइन क्रिस्टल होंगे, है ना, सही बात है। ये चीज हमने देखी थी। कैसे देखी थी भाई, हमने कहा था कि ऐसे कोई अगर आप मान लो कोई पहाड़ है और वहां से कोई नदी बह रही है, वो नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े रॉक्स को वो तोड़ रही है नीचे की तरफ, और जितना वो उनको अपनी पेरेंट रॉक से दूर लेकर जाएगी, यही मतलब हुआ ना इसका। अगर वो सॉइल इस पेरेंट रॉक की है, जितना वो उसको दूर लेकर जाएगी उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, ट्रेवल करेगी, उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उतनी वो दूर जाएगी, उतनी ज़्यादा उसके जो पार्टिकल होते हैं सॉइल के वो फाइन होते हैं, ठीक है, उतने ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, एलुवियल सॉइल टाइप बनता है। जैसे हमने देखा था ना एलुवियल फैन, ठीक है, देखे थे जब हमने शिवालिक्स देखा था, वो सबकी फॉर्मेशन देखी थी, तो जो उसमें एलुवियल सॉइल थी वो चीज़ की इसमें बात हो रही, ठीक है। जितना टाइम लगेगा उतनी जो आपकी सॉइल होगी उतने हिसाब से वो बढ़िया होगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी और ये सब एक ही चीज़ है। जैसे ये अगर माउंटेन है, ठीक है, और अगर यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या है, स्टीप स्लोप है, यहाँ पे जो स्लोप है वो स्टीप स्लोप है, और यहाँ से इरोजन के कारण मिट्टी गिर जाए और यहीं पे कहीं आगे पीछे डिपॉजिट हो जाए, तो उस मिट्टी को आप उठाओ, और जो ये मिट्टी ट्रेवल करके दूर तक गई है उसको आप उठाओ। मतलब किसी माउंटेन की मिट्टी और किसी प्लेन एरिया की मिट्टी को अगर आप उठाएंगे, सॉइल का आप कंपैरिजन करेंगे, तो आपको दिखेगा कि प्लेन एरिया की जो मिट्टी है वो बहुत फाइन पार्टिकल्स होंगे उसके, और माउंटेन एरिया जो है उसकी जो सॉइल होगी उसके उतने फाइन पार्टिकल नहीं होंगे, क्योंकि उसको उतना टाइम नहीं मिला है, उतना इरोजन नहीं हुआ, उसका वेदरिंग नहीं हुई है कि वो दूर तक जाए, ठीक है। तो ये लेस फर्टाइल होगी जैसे इस एरिया की, और इस एरिया की जो सॉइल होगी वो क्या होगी, ज़्यादा फर्टाइल। यहाँ तक समझ आ रहा है? ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। उसके बाद क्या देखा था, ये टोपोग्राफी हमारा हो गया, ठीक है। फिर हमने देखा था बायोटा। बायोटा हमने क्या देखा था, बायोटा वही जो अभी ह्यूमस की हमारी बात हुई, ठीक है, कि जहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट होंगे, ठीक है, इंसेक्ट्स होंगे वगैरह, माइक्रोबायोम्स होंगे, उनकी वजह से अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है ये लीव्स वगैरह का, ठीक है, तो ऊपर जो अगर ह्यूमस बनेगा तो किसी एरिया में हो सकता है कि ह्यूमस मिले, किसी एरिया में हो सकता है ह्यूमस नहीं मिले। जैसे आपको बताया था कि हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होगा तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ हाई बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर आपको ये बिकॉज ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बायोटा मिलेगा। यही होता है ना, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट ज़्यादा मिलेगा, तो जहाँ ज़्यादा बायोटा मिलेगा उस हिसाब से जितने भी लीव्स वगैरह पड़े होंगे अच्छे से डिकम्पोज हो जाएंगे, एक रिच क्वालिटी का ह्यूमस आपको मिलेगा। उसके कंपैरिजन में मैंने आपको बताया था, जैसे आप किसी ठंडे इलाके में चले जाओगे, वहाँ पर क्योंकि ये बायोटा जो होता है वो कम होगा, ठंडे इलाके में आपको कम बायोटा दिखेगा, उसके हिसाब से जो लीव्स वगैरह वहाँ पर पड़े होंगे उनका पार्शियल डिकम्पोजिशन होगा, फुल डिकम्पोजिशन वहाँ पे नहीं होगा। जैसे आपको बताया भी था कि ठंडे इलाके में आप चले जाओगे तो पत्तियां आपको नीचे गिरी हुई दिखेंगी, लेकिन फुली डिकम्पोज नहीं होती हैं, हाफ डिकम्पोज पत्ती आपको दिखती है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक आपको समझ आ गया था? यहाँ तक समझ आ गया था? क्लाइमेट के बारे में भी हमने देखा था, क्लाइमेट के बारे में हमने देखा था कि भाई कैसे किसी एरिया में लीचिंग होती है, कैसे किसी एरिया में कैपिलरी एक्शन से चीज़ें ऊपर की तरफ आती हैं, ठीक है, उसको भी आप जरा वापस से देखिए। ठीक है, हमने देखी थी एक चीज़ जिसको बोला था लीचिंग। अभी क्लाइमेट की बात हो रही है कि किसी जगह पे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है, किसी जगह पे ड्राई क्लाइमेट है, उस हिसाब से कैसे वहाँ की सॉइल अलग होगी। पहले हमने देखा जैसे किसी जगह पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, गर्मी भी है और काफ़ी ज़्यादा उमस भी है, बारिश खूब हो रही है, उस जगह पे आप देखिए जो ऊपर की सॉइल होगी, ठीक है, उस पर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश गिर रही है, ठीक है, क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश गिर रही है। बारिश गिरने के कारण क्या होगा, कुछ यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि नीचे की तरफ क्या कर जाएंगे, डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगा उनका, ठीक है, तो उसी डाउनवर्ड मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, लीचिंग हो जाना। क्या बोलते हैं? लीचिंग हो जाना, ठीक है। तो जैसे लीचिंग हो जाने को हम क्या बोल रहे थे, डाउनवर्ड मूवमेंट था, लीचिंग हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे जैसे आयरन आपको ऊपर दिख जाएगा और सिलिका का लीचिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप अभी लेटराइटिक सॉइल देखेंगे, रेड सॉइल देखेंगे, तो लेटराइटिक सॉइल इनका यही खास बात होती है कि उनमें लीचिंग हो जाती है, सिलिका का लीचिंग होता है, सिलिका नीचे की तरफ चला जाता है और आयरन आपको ऊपर की तरफ दिखता है। आयरन ऊपर रह जाता है इसलिए वो आपको रेड कलर का दिखता है, तो हम उसको रेड सॉइल बोलते हैं, ठीक है।
ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है, ये आपको समझ आ जाएगी। उसके कंपैरिजन में हमने देखा था यार कोई चीज़ हो सकती है जैसे जहाँ पे पर्टिकुलरली उस जगह पर जहाँ पर स्टैंडिंग वाटर रहता है, जहाँ पर क्या रहता है, स्टैंडिंग वाटर। जैसे आपका पैडी की कल्टीवेशन हम देखेंगे अभी, पैडी कल्टीवेशन वाले जो एरियाज होंगे, ठीक है, पैडी कल्टीवेशन वाले एरियाज होंगे यहाँ पे जहाँ पे वाटर लॉगिंग हो रखी होगी, क्या हो रखी होगी, वाटर लॉगिंग। तो जब वाटर लॉगिंग हो रखी होगी तब तो पानी आपको दिखेगा कि ऊपर स्टैंडिंग वाटर है, ठीक है, जब वाटर लॉगिंग हो रखी होगी तब आपको स्टैंडिंग वाटर दिखेगा, ठीक है। जब ये सारा पानी सूख जाएगा, ड्राई कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, जब सूखे की कंडीशन आ गई, यहाँ ऊपर कोई भी पानी नहीं है, ये सारा पानी चला गया, ठीक है, अब कंडीशन आ गई कौन सी, हॉट ड्राई समर टाइप, ठीक है। हॉट ड्राई समर जब होंगे, पानी बिल्कुल वहाँ पर नहीं होगा, तो जो नीचे के सॉल्ट्स होते हैं पानी के अंदर, नीचे जो सॉल्ट होते हैं, पहले यहाँ पे पानी खड़ा था ना, पानी के अंदर सॉल्ट रहता है, ठीक है, पानी नीचे था, नीचे जा रहा था, ऊपर भी खड़ा था। अब समर का टाइम आ गया, समर के टाइम पे क्या हो गया, ऊपर पानी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ऊपर की मिट्टी एकदम ड्राई हो जाती है। आपने देखा गर्मियों में मिट्टी ड्राई हो जाती है, क्या होता है, क्योंकि जिस जगह पे वाटर लॉगिंग होती है उस जगह पे जो नीचे के सॉल्ट होते हैं जो पानी के अंदर नीचे होंगे, उनका अपवर्ड मूवमेंट होगा। हम यहाँ बोलते हैं कैपिलरी एक्शन से कुछ जो सॉल्ट्स हैं वो ऊपर की तरफ आ गए और आपको ये फील्ड के ऊपर आपको वाइट वाइट कलर की एक लेयर दिखेगी जिसको हम बोलेंगे सॉल्ट जो था वो ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है। और ऐसे सॉल्ट जब ऊपर की तरफ आता है तो जो एग्रीकल्चरल फील्ड होता है आपका वो उतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं रहता एग्रीकल्चर करने के लिए, ठीक है, सही बात है, समझ आ गया, ठीक है। चलो ये चीज़ आपको समझ आ गई, क्लाइमेट, लीचिंग समझ आ गया, अपवर्ड मूवमेंट समझ आ गया, ये चीज़ समझ आ गई। तो सॉइल का जो फॉर्मेशन है, सॉइल का फॉर्मेशन आपने देख लिया। अभी यहाँ मैं साइड में ज़रा कुछ टाइप्स ऑफ सॉइल का नाम लिखता हूँ और उसकी तरफ हम जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप्स ऑफ सॉइल, जैसे टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है। तो जैसे पहली एक सॉइल है जिसका नाम क्या है, एलुवियल सॉइल, ठीक है, ठीक है। एक सॉइल है जिसका नाम क्या है, जैसे माउंटेनियस सॉइल, ठीक है, ठीक है। एक सॉइल है जिसका नाम क्या है, ब्लैक सॉइल, ठीक है। एक सॉइल है जिसका नाम क्या है, लेटराइटिक सॉइल। एक सॉइल है जैसे इसका नाम क्या है, रेड सॉइल, ठीक है। एलुवियल सॉइल, माउंटेन सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइटिक सॉइल, रेड सॉइल, ठीक है। तो ऐसे कुछ टाइप्स ऑफ सॉइल के हमने यहाँ पे नाम लिखे, ठीक है। और भी लिख सकते हैं आप, जैसे एरिड एरिया में सैंडी सॉइल होती है, ठीक है, एरिड जो एरिया होता है वहाँ पे सैंडी सॉइल होती है। तो ये क्या, दीज आर फ्यू टाइप्स ऑफ द सॉइल, ठीक है, दीज आर फ्यू टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ सॉइल आपको समझ आ गया, लेकिन अभी हमने देख लिया सॉइल बना, सॉइल का फॉर्मेशन हो गया। अभी सॉइल का फॉर्मेशन हो गया, सॉइल कैसे आगे की तरफ जा रही है आपने वो देखा, क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सॉइल बनती है वो आपने चीज़ देखी। तो ऐसे जब सॉइल बन रही है, अलग अलग जो उसके फैक्टर थे, उस अलग अलग फैक्टर की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल जो है आपको दिखेंगी, ठीक है। एक और आपको चीज़ कल की क्लास में बताई थी, ये NPK, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ठीक है, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, ठीक है, किसके लिए, सॉइल के लिए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब लाइम वगैरह भी होता है, तो पर ये जो NPK है ये आपको याद रखना चाहिए। तीन चीज़ें हैं जो कि सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन कितनी क्वांटिटी में है उस हिसाब से आपको पता चलता है कि सॉइल कितना न्यूट्रिशियस है, फर्टाइल है कि नहीं है, कौन सी चीज़ वहाँ पे उगेगी, कौन सी चीज़ नहीं उगेगी, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल में ही उगेगा, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या है क्या नहीं है वो न्यूट्रिएंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है। चलिए एक चीज़ समझ आ गई, सॉइल हमने समझ लिया। उसके साथ एक एसोसिएटेड टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। सॉइल बन गई, अब सॉइल का इरोजन हो जाना, ठीक है। तो सॉइल का इरोजन हो जाना मतलब सॉइल जो थी वहाँ पे इरोड होगी, जहाँ पर वो बनी थी वो टॉप सॉइल जो थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल थी, आपने देखा A नंबर वाली, वो वहाँ पे ना रहते हुए वेदरिंग एजेंट से वहाँ से उठ के कहीं दूसरी जगह चली गई, तो हम बोलेंगे वहाँ पे सॉइल का इरोजन हो गया, इरोड हो गई उस जगह से, ठीक है। बहुत सारे इरोडिंग एजेंट हो सकते हैं, जैसे विंड की वजह से भी इरोजन हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा जो होता है वो वाटर की वजह से होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो होता है वो हम क्या बोलेंगे, पानी की वजह से, ठीक है। पानी जो है, रिवर है, जिसकी भी वजह से, तो वहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी, वहाँ पे जो सारा का ऊपर का टॉप लेयर है वो वहाँ से इरोड हो जाता है, ठीक है।
बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ग्लेशियर भी हो सकता है, ठीक है। पर ये सॉइल इरोजन करने के पीछे कौन कौन सी वजहें हो सकती हैं जिससे सॉइल इरोजन होता है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें जिससे सॉइल इरोजन होता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको पता ही है खुद ही, डिफॉरेस्टेशन आप करेंगे तो क्या होता है, सॉइल इरोजन, ठीक है। जो भी पेड़ पौधे लग रखे हैं, अगर आप उनको पेड़ों को काट देंगे तो जो सॉइल होगी ऊपर की लूज हो जाएगी, सॉइल लूज हो जाएगी तो कभी भी जब बारिश चलेगी, आंधी चलेगी तो वहाँ की जो मिट्टी है वो इरोड हो जाएगी वहाँ से, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे, फर्स्ट चीज़ है डिफॉरेस्टेशन, दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो जैसे हम बोलेंगे ओवर ग्रेजिंग, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग भी इसमें एक चीज़ आ सकती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, माइनिंग भी आ सकता है इसमें, ठीक है। और क्या आ सकता है, जैसे कंस्ट्रक्शन आप बोलेंगे तो उसमें पर्टिकुलरली आप बोलेंगे ब्रिक मेकिंग, ठीक है। ब्रिक मेकिंग देखी है ना आपने, ईंटें बनती हैं जहाँ पे, ठीक है, ईंटें बनती हैं, ब्रिक मेकिंग, ठीक है। तो वो भी एक टाइप से सॉइल इरोजन का उसमें जिम्मेदार है, ठीक है। जहाँ पे भी वो भट्ठी होती है आप देखेंगे वहाँ पे पूरी मिट्टी को काटते रहते हैं, फिर उसको गीला करते हैं, तो ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर फॉर सॉइल इरोजन, ठीक है। और कुछ फॉल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी हो सकती हैं जिसकी वजह से, उसको भी आप लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। पांचवी चीज़ फॉल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, फॉल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है, फॉल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। फोर्थ वाला है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन जैसे कि ब्रिक मेकिंग, जैसे कि ब्रिक मेकिंग, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग भी आप करेंगे तो आपको पता है वो घास सारी जो होती है, क्या है, वो उनकी जो जड़ें होती हैं प्लांट की, वो उन्होंने मिट्टी को रोक के रखा है, ठीक है। फॉल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आप देखेंगे कि अगर किसी जगह पे कुछ उग सकता है, वहाँ पे कुछ अगर आप उगा के रखोगे, मतलब सॉइल को कवर करके रखोगे, तो कभी भी बारिश पड़ेगी, कुछ भी होगा तो सॉइल इरोड नहीं होगी, ठीक है। मानो आपने छोड़ दिया है, वहाँ पे कुछ भी नहीं उगा रहे हो, ठीक है, तो कभी भी बारिश पड़ेगी तो वहाँ से वो चीज़ इरोजन उसका होगा, ठीक है, इरोजन उसका होगा। जैसे कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये डिफॉरेस्टेशन जो है यहाँ पे हो रही है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया। तो सॉइल कैसे बनती है वो समझ आ गया, सॉइल का इरोजन हम कर रहे हैं वो भी हमें समझ आ गया। अभी सॉइल इरोजन से हमें बचना है, तो बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें वो एक आध चीज़ देखनी है, ठीक है। सॉइल इरोजन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो क्या करेंगे, एफॉरेस्टेशन, ठीक है। कुछ इसमें भारी भरकम चीज़ नहीं है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो एफॉरेस्टेशन आप करिए, एफॉरेस्टेशन करिए। ओवर ग्रेजिंग हो रही है तो उसको थोड़ा कम करिए, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है तो थोड़ा कम करिए। जो भी आपकी, हमने कल देखा था ट्रांस ह्यूमेंस, देखा था ना, कल हमने ये वाली चीज़ देखी थी, कल आपको आ गई थी जो हमने बुक देखी थी, ठीक है। तो उसमें अगर ये जो चरवाहे हैं अगर वो ग्रेजिंग करवा रहे हैं तो उनको एक जगह नियमित रहनी चाहिए, उनको देनी चाहिए कि आप ठीक है यहाँ पे ग्रेजिंग करवा सकते हो, ठीक है। मतलब कुछ ऑथराइजेशन होनी चाहिए, ऐसे मन मुताबिक कितनी भी देर के लिए कहीं पर भी ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए। तो ओवर ग्रेजिंग पे आप थोड़ा रोक लगाएं, ठीक है। फिर जो यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी हो रही है उसके ऊपर थोड़ा रेगुलेशन होना चाहिए। ब्रिक मेकिंग इंडस्ट्री तो आपको पता ही है इंडिया में कैसे लाइसेंस किसी को भी मिल जाता है, और ठीक है, कोई भी अपनी ब्रिक मेकिंग की जो है चीज़ खोल सकता है, तो इसमें पूरा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना चाहिए, ठीक है। हर एक चीज़ पे थोड़ा रेगुलेशन रहेगा तो ब्रिक मेकिंग इंडस्ट्री पे भी थोड़ी जोर रहेगा। प्लस ब्रिक मेकिंग मिट्टी के बजाय आप इसका कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो, जैसे आजकल वो सीमेंट वाली ब्रिक आती है, एक तो लाल रंग की ब्रिक होती है, एक आती है सीमेंट वाली ब्रिक होती है, ठीक है। जैसे नॉर्मल आपका सीमेंट होता है, सीमेंट वाली ब्रिक आती है आजकल, डायरेक्टली वो चिपक जाती है, उसमें मेरे ख्याल से वो सीमेंट लगाने की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। नॉर्मल ईंट में हम सीमेंट लगाते हैं ना, उसमें सीमेंट वीमेंट नहीं लगाते हैं, कुछ उसमें कोई और चीज़ लगती है, ठीक है, तो वो आपस में चिपक जाती है। मैं आपको फोटो दिखा दूंगा, ठीक है। जैसे कुछ आप ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम आएगा अभी, ये सॉइल इरोजन को अभी हम देखेंगे, अभी आगे ना इरिगेशन चीज़ देखेंगे, और इरिगेशन में कैनाल्स देखेंगे, ठीक है। इरिगेशन में कैनाल्स देखेंगे, फिर मैं आपको उसमें लेकर आऊँगा, ठीक है। इरिगेशन में कैनाल देखेंगे, कैनाल में भी होता है ना, कैनाल नहर जा रही है तो पानी वो तो आगे पीछे की मिट्टी जो है वो सारी उसमें हो जाती है, इसीलिए हर साल जब भी आप देखोगे कैनाल, एक टाइम होता है जब नहर को आप बंद करते हैं, फिर उसमें से सिल्टिंग जो हो रखी है उसको बाहर निकालते हैं, फिर जो है पानी छोड़ा जाता है नहर के अंदर, ऐसे ही होता है ना। तो वो भी एक टाइप से क्या है, सॉइल इरोजन, आगे पीछे की जो खेत वेत होंगे ज़्यादा पानी आएगा तो उसको भी इरोड करेगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अभी सॉइल इरोजन से लड़ने के लिए और क्या कर सकते हैं, तो देखो भाई यहाँ पे ये जैसे फॉल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, तो जैसे माउंटेनियस एरिया है तो वहाँ पर आप वो कर सकते हो जिसको हम क्या बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग, है ना, टेरेस फार्मिंग, है ना। अभी फोटो देख लेंगे हम इसका टेरेस फार्मिंग का, ठीक है। टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, कंटूर बंडिंग कर सकते हैं, ये सारे वर्ड्स होते हैं किसके साथ एसोसिएटेड, सॉइल इरोजन से लड़ने के लिए। कंटूर बंडिंग,
कंटूर बंडिंग, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, जैसे आपका अभी फोटो आएगी सब समझ आ जाएगा, ठीक है। टेरेस फार्मिंग पता है ना आपको, कंटूर बंडिंग भी आपको समझ आ जाएगा। और जैसे साइड वॉल्स होती हैं, कहीं पर आप ऐसे साइड वॉल्स बना सकते हैं। साइड वॉल्स आपने देखी होंगी, पूरा आप हाईवे में चलेंगे, पूरा आप हाईवे में चलेंगे तो साइड में आपकी वॉल बनी हुई है, ठीक है, ठीक है, बनी है पूरा। अगर आप सिद्धड़ा हाईवे से चलना स्टार्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड जहां पर भी पहाड़ होगा, लंबी लंबी जो है रिटेनिंग वॉल बोलते हैं, या उसको साइड वॉल्स बोलते हैं। रिटेनिंग वॉल्स भी आप उसको लिख सकते हैं, रिटेनिंग वॉल्स, ताकि वहां से जो भी सॉइल जो है नीचे गिरे वो उस सीमेंट वाली जो रिटेनिंग वॉल है उसके एक ही साइड पे रहे, ठीक है ना। ये भी देखा आपने। फिर जिस जगह पे तो मिट्टी होती है उस जगह पे तो रिटेनिंग वॉल बना लेते हैं, ठीक है। वहां से आप आगे चले जाओगे, मतलब शिवालिक रेंज को आप क्रॉस करोगे, आगे जाओगे तो हमने देखा भाई माउंटेन में तो नीचे वाले पहाड़ मिट्टी के थे, ऊपर वाले तो पत्थर के होते हैं, ठीक है। इसीलिए जैसे आप रामबन उसको क्रॉस करोगे तो वहां पर फिर ये रिटेनिंग वॉल नहीं बनाते हैं, ठीक है। फिर वो मेश जैसी लगाते हैं बड़ी बड़ी, ठीक है। या फिर जैसे आप क्रॉस करोगे श्रीनगर जाओगे तो वो खूनी नाला आता है ना, तो उस पर वो कोई वॉल थोड़ी है, उसमें तो ऐसे वो बड़ा बड़ा ऐसे करके लगाया ताकि कोई बड़ा पत्थर आए तो इस पर टकराए तो किसी को लग ना जाए, है ना। तो वो अलग अलग चीजें आ जाएंगी, ठीक है, एक टाइप से, ठीक है। तो बचने के लिए जो भी है उसको रोकने के लिए अलग अलग चीजें आएंगी, ठीक है। और कैसे हो सकता है, और जैसे आप देखो कि ये आपका बीच है, ठीक है, मानो कि ये आपका वो मरीन ड्राइव जैसा होता है ना मुंबई में, ठीक है, मरीन ड्राइव जैसा है, और यहाँ पर आपका रोड चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर पूरा वेव एक्शन है, वेव एक्शन आ रहा है, तो आपको पता है ये कोस्ट है, कोस्ट से बार बार अगर पानी टकराएगा तो यहाँ का जो पूरा कोस्ट होगा उसका जो सॉइल होगा उसको इरोड कर देगा, धीरे धीरे करके करेगा। तो उससे लड़ने के लिए, वेव के एक्शन को कम करने के लिए ट्राईपॉड का इस्तेमाल किया जाता है, टेट्रापॉड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ट्राईपॉड्स और टेट्रापॉड्स, ट्राईपॉड और टेट्रापॉड आपने देखा होगा पक्का, मैं अगर आपको याद दिलाऊं, फोटो देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। आपने मूवी देखी होगी वो मुन्ना भाई एमबीबीएस, देखिए मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं देखी आपने, देखी होगी। मुन्ना भाई एमबीबीएस में जब वो एग्जाम निकाल लेता है उसके बाद वो खड़ा होता है, वो ऐसे डायलॉग आता है कि मैं आ रहा हूँ उधर नानावती हॉस्पिटल आ रहा है, इधर जा रहा है। तो वो एक जगह होती है, बड़े बड़े पत्थर नहीं होते बीच के साइड में जिसके ऊपर बैठे होते हैं, ऐसे होगा वो, आप देखोगे ऐसे करके बना होता है, ऐसे करके बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं ट्राईपॉड और टेट्रापॉड। अभी आप फोटो देखोगे तो सब आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ऐसे जो है आप सॉइल इरोजन से लड़ सकते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, वन ऑफ द थिंग्स, फ्यू थिंग्स, मिटा दूँ ना, ठीक है, जिससे आप सॉइल इरोजन से लड़ सकते हैं, ठीक है। एक और आप तरीका अपना सकते हैं जहाँ पर जैसे जहाँ पर मानो कि जैसे अभी आप देखो, ये अगर मानो कि ये आपका राजस्थान है, ठीक है, ऐसे मैं मान लेता हूँ कि ये राजस्थान है, ठीक है, मानो ये राजस्थान है, और उसमें मानो इस एरिया में आपका थार डेजर्ट था, क्या था, थार डेजर्ट, ठीक है। अगर विंड इरोडिंग एजेंट है, क्या है, विंड, तो अभी विंड चलती है तो आपको पता है यहाँ की सारी जो रेत वगैरह होगी वो आगे की तरफ आ जाएगी, ऐसे ही होगा ना। हमने देखा था ना वो सिरोको वाली हमने देखी थी, सिरोको बारिश हमने बोला था सहारा से वो उठा के ले जाता है, तो ऐसी हवा चलेगी तो ये सारी मिट्टी आगे की तरफ बढ़ेगी, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक बंडिंग करेंगे जिसको हम, जैसे फॉर एग्जांपल कंटूर बंडिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स, ठीक है। आप यहाँ पर जैसे एक वॉल जैसी बनाओगे, वॉल किसकी बनाओगे, जैसे पेड़ों की, ट्रीज की, ठीक है, एक जैसे आप ट्रीज की वॉल बनाओगे ताकि इस एरिया के आगे जो है ये आपका जो डेजर्ट है वो आगे की तरफ एक्सपैंड ना हो, ठीक है। इसके मतलब आप समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पे कोई भी बीच में कोई भी चीज़ नहीं होगी तो ये सारी की सारी रेत उठ के आगे की तरफ आ जाएगी, और उसको हम बोलेंगे कि जो आपका डेजर्ट है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। एक तरफ से हम उसको बोलेंगे रेत आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन ऑफ द डेजर्ट। तो अगर हम यहाँ पर एक पेड़ का ऐसा बेल्ट बनाए, ग्रीन बेल्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, ग्रीन बेल्ट बोलते हैं। ग्रीन बेल्ट आप ऐसे करके बनाओगे तो उससे क्या होगा, वो पेड़ जो होंगे उसको थोड़ा रोकेंगे और वो जो एक्सपेंशन है वो आगे नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अभी एक एक करके ज़रा इसका फोटो देखते हैं ताकि आपको वो चीज़ थोड़ी समझ हो और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया तो ज़रा आप देखिए।
ठीक है, ये वाली जो चीज़ थी ये चीज़ आप देख चुके हैं। यहाँ पर आपको एक दिखा रहा है मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक ग्राफ है, यहाँ पे आपको मेजर सॉइल्स ऑफ द इंडिया दिखा रहा है। आप देखिए पहली वहाँ पे एक सॉइल का नाम लिखा है एरिड सॉइल, ठीक है, एक सॉइल का नाम लिखा है लेटराइटिक सॉइल, एक सॉइल का नाम लिखा है रेड एंड येलो सॉइल, फिर लिखा है एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। इसके पास हम अभी आएंगे थोड़ी देर में, टाइप्स ऑफ सॉइल जब अभी स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पे देखिए जो मैं आपको अभी चीज़ दिखा रहा था, ये देख लीजिए आप, ये देखिए यहाँ पे पहली चीज़ है जो आपको दिखाई गई है जिसका नाम क्या है, टेरेस फार्मिंग। ठीक है, ये फोटो आपको दिखाई गई है, आप किसी पहाड़ी इलाके में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा टेरेस फार्मिंग। ठीक है, ताकि वो पानी जो है उसका बहाव जो है वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जाए, एक टाइप से हर पौधे को पानी भी मिल जाएगा और वो जो जोरदार तरीके से वो नीचे की तरफ जाएगा जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो सकता है, वो भी चीज़ नहीं होगी। ठीक है, देखिए ज़रा ऑन करिए वहाँ से, यहाँ से लाइट, वहाँ से नहीं ऑन होगी लाइट, वहाँ से होती है ना कोई लाइट ऑन। ठीक है, एक मिनट, अब उसको क्या ऑफ करके ऑन करना होता है क्या है? ठीक है, ठीक है, टेरेस फार्मिंग का आपको पीछे लॉजिक समझ आ गया क्या है टेरेस फार्मिंग का। ठीक है, ताकि पानी जो है बारिश जब भी होगी, माउंटेनियस एरिया में आपको पता है बारिश होती है और बारिश के कारण जो है पानी ज़ोरदार तरीके से नीचे ना जाए और हर क्रॉप जो भी वहाँ पे आप लगाएं उसको पानी मिले। ठीक है, चलिए ऑन होने दीजिए। ठीक है, चला है क्या? ठीक है, ये आपको जैसे ये फोटो दिखा रहा है ना, तो ये आपको दिखा रहा है सॉइल इरोजन। ठीक है, ये फोटो आपको क्या दिखा रहा है, सॉइल इरोजन। ठीक है, बहुत जोर से बारिश चली, कहीं का पानी आ गया, फ्लड्स आ गए, उसी वजह से जो टॉप सॉइल थी ऊपर से इरोड हो चुकी है और आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, ये क्या है, सॉइल इरोजन। ठीक है, उससे लड़ने के लिए आपको पहली चीज़ बताई गई। और ये देखिए आपको एक और चीज़ वहाँ पे दिखाई, ब्रिक मेकिंग, है ना। तो ये फोटो किसकी थी, ब्रिक मेकिंग। ऐसे ब्रिक जो है उसको बनाया जा रहा है, ये पूरी मिट्टी जो है उसको गीला किया गया है और ब्रिक मेकिंग जो है उसको किया जा रहा है। ठीक है, ये फोटो आपने देखी किसके बारे में, टेरेस फार्मिंग के बारे में। ठीक है, यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो ये वाली चीज़ देखिए, इसको जो मैंने आपको बताया, रिटेनिंग वॉल या फिर साइड वॉल्स। ठीक है, ऐसे आप हर जगह देखेंगे तो ऐसी साइड वॉल्स होती हैं जहाँ पर भी माउंटेनियस एरिया होता है या एरिया विच इज प्रोन टू दी सॉइल इरोजन। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर आपको एक फोटो दिखेगी जहाँ पे छोटे से टेट्रापॉड होंगे, उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, ये वाली फोटो थी। अब आप याद करिए मूवी और ऐसी कोई जगह पे वो सर्किट जो होता है वो बैठा होता है ना, वो बोलता है कि ज़िंदगी तो बहुत ख़राब हो गई है, कुछ अच्छा करना चाहिए, ये वसूली करने में तो कोई वो नहीं है ना, वो सब होता है ना, डॉक्टर की बड़ी इज्जत होती है ना। ठीक है, तो ऐसी जगह पे होता है जिसको बोलते हैं ट्राईपॉड और टेट्रापॉड। इसकी वजह से जो वेव का एक्शन है, वेव का जो फोर्स है, जितनी फोर्स से वो कोस्ट को इरोड कर सकती है उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, और शो भी बढ़ जाती है और इरोजन के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ठीक है, सॉइल इरोजन से लड़ने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक समझ आ गया आपको सब? ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया तो चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो आपको देखनी है उसमें जो सबसे पहली चीज़ है उसका नाम क्या है, टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सॉइल को हम देख रहे हैं और टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ने से पहले आप एक छोटी सी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ टर्म्स हैं उनको आप देख लीजिए ताकि टाइप्स ऑफ सॉइल और जो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं उसमें आपको आसानी। ठीक है, तो पहली कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में आप देखिए, कुछ छोटे छोटे नाम हैं उनके बारे में आप समझ लीजिए, जैसे स्ट्रेट, क्रीक, बे, बैक वाटर क्या होते हैं, डेल्टा क्या है, एस्टुरी क्या है, ताकि आपको एक बारी वो चीज़ पता चल जाएगी तो जो मैं आगे चल के आपको बोलूँगा कि राइस जो है वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा में उगाई जा रही है, तो आपको समझ आना चाहिए कि वो कौन सी जगह है और वहाँ पे क्या ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेट। ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रेट को देखना है
तो आप अपना एटलस भी खोल सकते हैं। पाक स्ट्रेट नाम की वहाँ पर एक जगह है इंडिया के और श्रीलंका के बीच में, ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट नाम की एक जगह है। स्ट्रेट एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है, ठीक है। स्ट्रेट एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है। जैसे इन केस ऑफ इंडिया आप यहाँ देख सकते हैं, ये इंडिया है, ये श्रीलंका है और यहाँ बीच में एक स्ट्रेट है जिसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। एटलस में अगर आपको देखना है तो आप एटलस में भी मार्क कर सकते हैं। इंडिया का आप कोई खोलिए, एटलस खोलिए, उसमें आपको इंडिया दिख जाएगा और वहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है भैया। एटलस लाना ज़रा, हाँ ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रेट समझना है तो स्ट्रेट आपको समझ आ गया। स्ट्रेट क्या है? एक नैरो वाटर बॉडी विच कनेक्ट्स टू लार्ज या फिर बिग वाटर बॉडीज, ठीक है, ठीक है यहां तक, ठीक है। ये चीज अगर आपको समझ आ गई तो जैसे होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, अगर आपको देखना है तो आप एक बारी देख लीजिए ताकि ये वाली चीज़ खत्म हो जाए। पेज नंबर आप 24 पे आ सकते हैं, पेज नंबर 25 पे आ सकते हैं और वहाँ पे लिखा है पाक स्ट्रेट, ठीक है। वहाँ पे क्या लिखा है? पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट डिवाइड्स मतलब किसको जो कनेक्ट कर रहा है वो बे ऑफ बंगाल ऑन दी वन साइड एंड इंडियन ओशन ऑन दी अदर साइड, ठीक है। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है। तो आप और भी देख सकते हैं। क्या जी जी क्या कह रहे हैं जी? वो छोटे छोटे आइलैंड है। कहाँ पर? ये जो इसी के आगे पाक बे के जस्ट नीचे लिखा है धनुषकोडी लिखा है, जहाँ पे धनुषकोडी लिखा है। हाँ, गल्फ ऑफ मन्नार के जस्ट ऊपर यहाँ लिखा है ना धनुषकोडी, देखो यहाँ पे लिखा होगा, पढ़ो आप जरा। ये जो छोटे छोटे डॉट्स दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, यही चीज पूछ रहे हो ना आप? हाँ, ये क्या है? ये धनुषकोडी नामक जगह है। मैं आपको दिखा देता हूँ फोटो। इसकी खास बात क्या है कि इधर पानी रहता है लेकिन इधर आप चल सकते हो, ठीक है। ये छोटी छोटी जगह है। ये यहाँ पे छोटा सा आपको लैंड दिखेगा लेकिन उसके ऊपर मतलब ज्यादा पानी नहीं रहता है। मैं आपको उसकी फोटो दिखा देता हूँ। जो जगह का नाम है धनुषकोडी, ठीक है। वहां पे लिखा है, अगर आपके एटलस में नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हो धनुषकोडी, ठीक है। उसको हम ऐसा इंडिया का लास्ट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट है। अगर आपको यहाँ से श्रीलंका की तरफ जाना होगा तो आप देखिए मतलब एक मतलब अबैंडन्ड विलेज है। यहाँ पर एक टाइम पे लोग रहते थे पर आज क्या चीज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस यही जगह। ये देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है धनुषकोडी, ठीक है। वो जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है ना वो ऐसा है, ठीक है। वो दोनों टाइप साइड पानी है और ये बीच में वो जो आपको डॉट दिख रहा है वो ऐसा है। जगह का नाम है धनुषकोडी, ठीक है। ये लास्ट जगह इंडिया की जहाँ से आप यहाँ से घूम के फिर आपको वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। क्या चीज? नहीं नहीं, श्रीलंका से कनेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर इंडिया का एक लास्ट डॉट होगा, फिर उसके बाद छोटे छोटे डॉट है। यहाँ पे बीच में जगह है, आप ध्यान से देखोगे तो एक डॉट के बाद बीच में छोटी सी जगह है, ठीक है। उसके बाद डॉट आते हैं जो कि श्रीलंका से कनेक्टेड है, ठीक है, ठीक है। तो ये जगह थी जिसको हम क्या बोल रहे थे, धनुषकोडी। ये भी अगर आप कोई साउथ का मूवी देखोगे तो आपको दिख जाएगी, किसी में होती है, ठीक है। और आपको स्ट्रेट देखना है तो एक होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, है ना। एक और स्ट्रेट है जिसका नाम क्या होता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आपको देखना है तो आप कहाँ आ सकते हैं? आप आ सकते हैं जहाँ पे कोई वेस्ट एशिया वगैरह होगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। यहाँ स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब भी होता है ना। आप बाबल मंडेब देख लीजिए, पेज नंबर 92 पे आ जाइए, पेज नंबर 92 पे आ जाइए। और यहाँ पर देखिए छोटा वाटर बॉडी है जो दो वाटर बॉडी को जोड़ रहा है। यहाँ पे लिखा है स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब, यहाँ पे लिखा होगा स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब, लिखा है स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब, ठीक है। वैसे ही उसके बगल में जो होता है, ये अगर ये वाला हॉर्न है तो इसका ऊपर वाली जो जगह है यहाँ पे लिखा होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसका नाम होता है मलक्का स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में होता है, ठीक है। चाइना जहाँ से सबसे ज़्यादा अपना माल जो है वो कैरी करता है, कार्गो अपना कैरी करता है, वो स्ट्रेट अगर आपको देखना है तो आप आ सकते हैं पेज नंबर 72 पे, ठीक है, पेज नंबर 72। बिकॉज मलक्का स्ट्रेट जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ठीक है, क्योंकि चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का या फिर मलक्का स्ट्रेट, पेज नंबर 72 पे अगर आप आ जाओगे
तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है, क्या दिख रहा है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो आप देखिए चाइना को अगर आप इस यहाँ पे देखिए, आप जरा चाइना को अगर कोई चीज अपनी एक्सपोर्ट करनी है, ठीक है, इधर उसको इंडियन ओशन की तरफ आना है, ठीक है, तो इंडियन ओशन की तरफ आना है तो यहाँ से वो निकलेगा, इधर साउथ चाइना सी में जाएगा, फिर वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्रॉस करके ही इंडियन ओशन के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एज वेल, पर चाइना जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस दिस इज अ चोक पॉइंट, ठीक है, ज्योग्राफी में हम इसको क्या बोलते हैं, चोक पॉइंट्स। वो ऐसी जगह है जहां पर अगर कोई चीज, वो चीज बंद हो जाए और फिर आपके पास कोई भी रास्ता ना बचे, उसको हम क्या बोलते हैं, चोक पॉइंट, ठीक है, ज्योग्राफी में उसको क्या बोलते हैं, चोक पॉइंट। जैसे अब आपका ये जो आपकी इसकी एंट्रेंस है, अगर इसको मैं बंद कर दूं तो यही आपका चोक पॉइंट है, ठीक है, यही एक ही रास्ता है आपके पास, ठीक है, वो नहीं खुलता है, खुलता है वो, ठीक है, चोक पॉइंट एक हिसाब से। तो इसीलिए इससे लड़ने के लिए चाइना एक और रास्ता बना रहा है। वो रास्ता कहाँ से बना रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए पहले आपको नेक्स्ट चीज समझनी पड़ेगी जिसको हमको बोलते हैं इस्तमस, ठीक है। पहली जो चीज आपने पढ़ी उसका नाम क्या है, स्ट्रेट। सेकेंड जो चीज आपको पढ़नी है उसका नाम क्या है, इस्तमस, ठीक है। इस्तमस इज अ नैरो, जैसे वो स्ट्रेट था, स्ट्रेट एक वाटर बॉडी थी जो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती थी। स्ट्रेट एक लैंड होता है जो दो बड़े लैंड मास को कनेक्ट करता है, जैसे आपको दिख रहा है ये छोटा सा लैंड मास है जो कि इधर भी लैंड है, यहाँ पर भी लैंड है, तो ये छोटा सा नैरो लैंड ही है जो दो बड़े लैंड मास को कनेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस्तमस, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस्तमस को, यहां पर आप देखेंगे तो अगर है तो मैं दिखाता हूं, हाँ वहां पर तो है, मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से लड़ने के लिए चाइना यहाँ पर एक स्ट्रेट ऑफ क्रा, इस्तमस ऑफ क्रा जो है उसको बना रहा है, ठीक है, क्योंकि ये चोक पॉइंट है ना, तो इसको अगर मलक्का स्ट्रेट का ऑल्टरनेटिव, मलक्का स्ट्रेट का ऑल्टरनेटिव बना रहा है चाइना, जिसका नाम क्या है, इस्तमस ऑफ करा, इस्तमस ऑफ करा, ठीक है, ठीक है, इस्तमस ऑफ करा। तो इस्तमस को भी आप ये वाला आप गूगल भी कर सकते हैं अगर आपको देखना होगा, इस्तमस ऑफ करा, ठीक है। बाकी आपको इस्तमस देखने हैं तो और बहुत सारे होते हैं, वो आप जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका जहां पर जुड़ता है वही जगह क्या होती है, इस्तमस, ठीक है, वो जहां पर आपकी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, होंडुरस वगैरह, ये जो जगह है ये क्या है, इस्तमस, ठीक है। ये जो ये वाली जगह है वो क्या है, इस्तमस, जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ती है, ठीक है, ये चीज क्या हो गई, इस्तमस, ठीक है। अच्छा, इस्तमस समझ आ गया आपको, स्ट्रेट समझ आ गया। अब आपको एक चीज देखनी है जिसका नाम क्या है, लगून, ठीक है, आपको एक चीज देखनी है जिसका नाम क्या है, लगून। ओ भगवान, ये क्या इन्वर्टर पे इन्होंने वो बड़ी मशीन लगा दी, अब फिर तो हो जाएगा ही। लो जी, सब बंद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक बार खुलने दो, हाँ कर दो बंद। देखिए नेक्स्ट जो चीज़ है उसका नाम क्या है, लगून, ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है उसका नाम क्या है, लगून, ठीक है। लगून एक क्या होती है, वाटर बॉडी होती है। लगून होता क्या है, एक वाटर बॉडी है, ठीक है, इट इज़ अ वाटर बॉडी जस्ट लाइक अ लेक, ठीक है, जैसे आपकी लेक एक वाटर बॉडी होती है, पर मोस्टली लेक हम तब बोलते हैं जब वो इनलैंड होती है, ठीक है, मतलब आगे पीछे उसके ज़मीन होती है और बीच में पानी रहेगा कहीं अंदर, तो हम उसको लेक बोलते हैं, ठीक है।
लगून हम वाटर बॉडी तब बोलते हैं जब उसकी कोई एक ओपनिंग जो होती है वो किसी बड़ी रिवर या फिर ओशन की तरफ जो है वो खुलती है, ठीक है, तब वो क्या बन जाता है, लगून, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ठीक है, रिवर या फिर ओशन की तरफ वो खुलती है तो वो क्या बन जाएगा, लगून। जैसे कल आपने एक फोटो देखी थी, चिलिका लेक देखी थी, तो चिलिका लेक अपने आप में लेक भी है और लगून भी है, क्योंकि वो आप देखेंगे अगर उसको लेक को तो वो एकदम बे ऑफ बंगाल के साथ लगी हुई है, ठीक है। फोटो देखनी है आप तो आप वापस से आ सकते हैं, आपको उसकी फोटो दिखाई भी गई थी। पेज नंबर आपने कहाँ देखा था, हाँ ये है पेज नंबर 20 पे, पेज नंबर 20 पे आपने यहाँ देखा था, ये यहाँ पे लिखा है लेक चिलिका, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेक भी है पर इसका एक साइड जो ओपनिंग है वहाँ पे आपका ओशन भी है, ठीक है। तो एक टाइप से ये क्या है आपका लगून, ठीक है, एक टाइप से ये क्या है आपका लगून। और आप एक बार याद करो, आपको टाइप्स ऑफ गिनाए थे, टाइप्स ऑफ आइलैंड करवाए थे। टाइप्स ऑफ आइलैंड में कोरल आइलैंड देखा था हमने, देखा था। टाइप्स ऑफ आइलैंड में एक हमने कोरल आइलैंड देखे थे। जब कोरल आइलैंड हम पढ़ रहे थे तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस थी कोरल आइलैंड के फॉर्मेशन की, ठीक है। लास्ट में अटोल बनता था। सबसे पहले क्या होता था, फ्रिंजिंग रीफ के बाद क्या होता था, बैरियर रीफ के बाद लास्ट में क्या बनता था, अटोल, ठीक है। सबसे पहले पानी नहीं होता था, लेकिन जब आपका बैरियर रीफ बनता था तो बीच में वाटर बॉडी बन जाती थी जिसको हम लगून बोलते थे। फोटो याद आ रही है ना। तो वो क्या था, एक वाटर बॉडी है जिसके आसपास क्या है, ओशन है, ठीक है। तो वो ऐसी कोई चीज होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, लगून, ठीक है। ऐसी कोई चीज होगी तो उसको क्या बोलेंगे, लगून, ठीक है। ठीक है, ये चीज अगर आपको समझ आ गई तो नेक्स्ट चीज आप देखिए, ठीक है। देखिए ये एक चीज है जिसको हम बोलते हैं बैक वाटर्स, ठीक है। तो केरला जो है इसके लिए मशहूर है बिकॉज ऑफ इट्स बैक वाटर्स, ठीक है। अब ये बंद हो जाएगा, अब ये चलेगा नहीं, अरे यार, अब वो बंद कर दिया क्या वाईफाई, ठीक है। आपको ये देखना है तो आप इधर आ जाओ, एटलस के अंदर आ जाओ जहां आपको केरला दिख रहा है, ठीक है। जहां पे आपको केरला दिख रहा है इधर आ जाइए आप, पेज नंबर 24 पे आप आ जाइए, ठीक है। पेज नंबर 20। मैम वाईफाई बंद हो गया शायद, अच्छा ऑन कर दिया, ठीक है। आप इस जगह पे आ जाइए, ये दिख रही है जगह आपको, ये जगह दिख रही है। यहाँ पे देखो आप कितनी सारी रिवर है, ये सारी रिवर है ना इस तरफ ड्रेन हो रही है अरेबियन सी के अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो छोटा सा एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे पानी वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं, बैक वाटर्स, ठीक है। बैक वाटर एक्चुअली में होता क्या है, बैक वाटर आप समझिए, इंडिया में केरला जो है वो बैक वाटर के लिए फेमस है। बैक वाटर एक्चुअली में ऐसी जगह होती है, वो रिवर का ही कोई हिस्सा है लेकिन वहां पे कोई भी करंट नहीं होगा, ठीक है। रिवर आपको बहती हुई नहीं दिखती है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैक वाटर, ठीक है। जैसे वो रिवर यहाँ की तरफ फ्लो कर रही है तो रिवर का कोई यहाँ पर कोई हिस्सा है लेकिन उस रिवर के हिस्से के अंदर कोई भी करंट नहीं है, मतलब वो फ्लो नहीं करती है, वो स्टैंडिंग वाटर जैसा दिखेगा आपको, ठीक है। क्या दिखेगा, स्टैंडिंग वाटर जैसा, ठीक है। तो उसी में आप देखेंगे कि केरला जो है वहाँ पे बहुत सारा बैक वाटर है और बैक वाटर के लिए केरला फेमस है। वहाँ पर एक रेस भी होती है, वो बोट वाली रेस होती है केरला में, है ना, ठीक है, ठीक है। तो आपने वो देखा होगा, तो वो ऐसी बैक वाटर्स के अंदर होती है, ठीक है। कुछ तो बोलते हैं, शायद मेरे को नाम भूल गया, नेहरू लेक कुछ तो होता है उसका पूरा नाम, नहीं वो तो अलापुड़ा तो रिवर का नाम है ना, वो जो मतलब एक रेस होती है ना, वो ट्रॉफी मिलती है, शायद उसका कुछ नाम होता है, अलापुड़ा तो रिवर है, जगह भी है, अलापुड़ा रिवर भी है, हाँ रिवर भी है। और ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या, बैक वाटर्स, और बैक वाटर जो है क्योंकि उसमें स्ट्रीम नहीं है, वो करंट नहीं है, चलती नहीं है, तो जैसे आपको शिकारा वगैरह दिख जाते हैं, हाउस बोट वगैरह दिख जाती है डल लेक के ऊपर, तो सेम चीजें आपको यहाँ पर भी दिख जाती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें करंट नहीं है, बहेगा नहीं, पानी स्टैंडिंग है, ठीक है। इसीलिए वो सिमिलर चीजें जो आपको डल लेक में दिखती हैं वैसी आपको यहाँ पर भी दिखती हैं, ठीक है, बैक वाटर्स के अंदर। समझ आ गया बैक वाटर, ठीक है, बैक वाटर समझ आ गया। तो हाँ, नेक्स्ट चीज देखिए जरा, नेक्स्ट कौन सी चीज है, नेक्स्ट चीज है जिसको बोलते हैं क्रीक, ठीक है। नेक्स्ट चीज है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रीक। और क्रीक का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है जिसको हम बोलते हैं सर क्रीक, ठीक है।
एक क्रीक है, और क्रीक का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है जिसको हम बोलते हैं सर क्रीक। अगर आपको देखना है तो मैं फोटो आपको दिखा देता हूँ। सर क्रीक जो कि कहाँ पर है, इंडिया और पाकिस्तान के बाउंड्री पे है, गुजरात के अंदर है। इंडिया का डिस्प्यूट जो है, बाउंड्री डिस्प्यूट जो चलता है इंडिया का पाकिस्तान के साथ, वो अगर जम्मू कश्मीर में है तो गुजरात की एक जगह है जहाँ पे सर क्रीक नामक एक जगह है, वहाँ पर भी चलता है। ठीक है, सर क्रीक, अगर इसकी फोटो दिखती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए, दिस इज क्रीक। ये क्या है, क्रीक। ये है, देखो वहाँ पे लिखा है पाकिस्तान सिंध प्रोविंस लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, गुजरात का स्टेट। दिस इज गुजरात स्टेट, दिस इज पाकिस्तान सिंध प्रोविंस। ये जो छोटी छोटी, ये सारा ओशन है। ये क्या है यहाँ पे, ओशन, अरेबियन सी है यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी। लेकिन यहाँ पे जो लैंड है, इसके बीच में जो ऐसे ये पतली सी जगह बनी हुई है जहां पर ये जो ओशन का वाटर अंदर की तरफ आता है, ये सारी पतली जो जगहें होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, क्रीक। ये सारी क्या है, क्रीक। उसमें से एक इंपॉर्टेंट क्रीक है जिसको हम बोलते हैं सर क्रीक, क्योंकि ये सर क्रीक जो है ना वो बाउंड्री बनाता है गुजरात की पाकिस्तान के साथ। ठीक है, एक बाउंड्री बनाता है इंडिया और पाकिस्तान की। ठीक है, तो ये सर क्रीक जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्रीक क्या चीज होती है वो आपने देखा। ठीक है, ऐसी अब आगे एक चीज आएगी जिसको हम बोलेंगे बे और गल्फ। ठीक है, एक चीज आएगी जिसको हम बोलेंगे बे और गल्फ। ठीक है, बे और गल्फ में उतनी ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जैसे ये आपको क्या दिख रहा है, फोटो किसका दिख रहा है, बे का। बे जो होता है, जैसे आपको पता है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, जैसे क्या होता है, बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल ऐसा ही होता है, ऐसा ही है ना। यहाँ और यहाँ पर तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। ठीक है, बे कोई ऐसी जगह है जिसमें 3 साइड लैंड है और ये एक साइड इसके क्या है, पानी है ना। ये तीनों साइड क्या है, लैंड, और एक साइड क्या है, ओपन है जहां पे पानी आ रहा है। ठीक है, ऐसी किसी जगह को हम क्या बोलते हैं, बे। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। अगर इसको मैं थोड़ा ऐसे चौड़ा ना रखते हुए इसको थोड़ा ऐसे कर दूं, पतला कर दूं, तो यही क्या आपका बन जाता है, गल्फ। जैसे आपने देखा गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबत। ठीक है, वो भी एक ऐसी ही चीज थी ना, नैरो था। वो बे का जो नैरो वर्जन हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, गल्फ। ठीक है, बे का जो नैरो वर्जन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गल्फ। बे एक्चुअली क्या है, बे वो जगह है जिसके 3 साइड लैंड है और एक साइड क्या है, वाटर। 3 साइड उसके लैंड है, एक साइड क्या है, वाटर। ठीक है, 3 साइड लैंड, एक साइड वाटर। और यही गल्फ को अगर आप थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है, थोड़ा आप इसको नैरो कर दोगे, नैरो गल्फ, आप ऐसे बोल सकते हो, नैरो बे इज नोन एज गल्फ। नैरो बे इज नोन एज गल्फ। ठीक है, नैरो बे इज नोन एज गल्फ। ठीक है, तो गल्फ की फोटो देखी हुई है आपने। ठीक है, नहीं देखी तो यहाँ पे देखते हैं, अगर निकाली गई है तो देख लीजिएगा आप। देखो, ये देखो आपको फोटो, इसको हम क्या बोलते हैं, पर्शियन गल्फ, है ना। क्या बोलते हैं, पर्शियन गल्फ। ये एरिया क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, ये इंडिया है, अरेबियन सी है, ये ऊपर क्या है, पर्शियन गल्फ, है ना। तो गल्फ बोलते हैं ना, तो सेम चीज है, 3 साइड लैंड है, लेकिन ये थोड़ा बे से क्या हो गया, थोड़ा नैरो हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गल्फ। इसको क्या बोलेंगे, गल्फ। बात समझ आ गई ये चीज आपको। ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीजें, जरा इसको आप लिखते चलिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, कहीं पर आपको दिख जाए तो। ठीक है, अब 2 चीजें, डेल्टा और एस्चुरी। ठीक है, क्या चीज है, डेल्टा और एस्चुरी। ठीक है, तो पहली की फोटो आप देखिए जरा, आपको दिख रहा है डेल्टा, और डेल्टा आपने तब से आप सुनते आए हैं कि डेल्टा ऑफ सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा, है ना, देखा ना आपने। जरा देखिए, ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है, डेल्टा। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, डेल्टा। नीचे आप जो भी चीजें देखोगे वो सारी आपको दिखेंगी जो क्या है, डेल्टा। ठीक है, ये कहाँ से निकल गया। ठीक है, जरा और कोई अच्छा दिखता है तो आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए आप ये फोटो देखो, मतलब फोटो देखो और फोटो से समझने की कोशिश करो कि डेल्टा और एस्चुरी के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, आप देखो, एक चीज आपको मैं बताता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। आपने देखा इंडिया में रिवर्स, ठीक है, आपने इंडिया में रिवर्स देख ली सारी की सारी। ठीक है, आपने देखा ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, आपने देखी ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका इंडिया है और इसमें आपने देखी कुछ ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, यहाँ से भी जा रही है, यहाँ से भी जा रही है, फिर ये भी जा रही है, यहाँ पे भी जा रही है, तो ये क्या है, सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, और यहाँ से ये नर्मदा जा रही है, तापी जा रही है, तो ये जैसे कुछ क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है,
ठीक है। तो अब आप एक चीज़ समझिए कि इंडिया में जैसे फॉर एग्जांपल जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर होती हैं, ईस्ट फ्लोइंग, वो क्या बनाती हैं आपका डेल्टा, ठीक है। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर होती हैं वो बनाती हैं डेल्टा, और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती हैं वो आपका बनाती हैं एस्चुरीज, ठीक है। ये होती दोनों एक ही चीज़ है। कहाँ पर बनती हैं? जहाँ पर भी आपकी रिवर माउथ, जो रिवर का माउथ होगा सी के अंदर, वो जब कनेक्ट होगा वहीं पर आपकी ये जो दो चीज़ें बनेंगी, एस्चुरी और डेल्टा, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस आप समझिए कि जो डेल्टा होता है ना, उसका बहुत बड़ा ऐसे फैन जैसा बनता है आगे, ठीक है। आप फोटो देखोगे ना, फोटो जब आपने देखी थी तो सुंदरबन डेल्टा देखा था, तो बहुत बड़ा उसका फैन जैसा बना था आगे, ठीक है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा देखोगे तो वो जब रिवर अप्रोच करेगी ना तो बहुत सारा सेडिमेंट लेकर आती है, वो सारा सेडिमेंट यहाँ पे डिपॉजिट करती है, ठीक है। डिपॉजिट करेगी ना तो वो फैल जाता है, तो उसका जो शेप होता है ना वो बहुत ज़्यादा चौड़ा आपको दिखेगा आपको, ठीक है। ठीक है, इसीलिए वो क्या बनता है? डेल्टा, ठीक है। इसीलिए वो क्या बनता है? डेल्टा, ठीक है। और आप एक और चीज़ देख सकते हो। आप एक चीज़ कैसे देख सकते हो कि क्यों इंडिया के, अगर मैं आपसे पूछूं कि वाई ईस्टर्न साइड में इंडिया के डेल्टा बनता है और वेस्टर्न साइड पे एस्चुरी बनता है, तो उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि पहले मैं आपको बोल रहा हूँ डेल्टा वहाँ बन रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सेडिमेंट का डिपोजिशन हुआ है। क्या हुआ है? सेडिमेंट का डिपोजिशन, ठीक है। सेडिमेंट डिपोजिशन, ठीक है। पहली चीज आप देखिए, रिवर कभी भी जब माउंटेन से चल के आती है तो माउंटेन में उसका जो फ्लो होता है ना वो क्या होता है? तेज। माउंटेन में जो उसका फ्लो होता है वो क्या होता है? तेज। जैसे जैसे करके वो प्लेन में एंटर करती है, जैसे जैसे करके वो ओशन की तरफ जाती है, वैसे वैसे करके उसका जो फ्लो होता है, उसकी स्पीड जो होती है वो हो जाती है कम, ठीक है। उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम। जब उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो जैसे ही वो ओशन के अंदर जा रही होगी तो वो सारा जो उसका डिपॉजिट बचा हुआ होगा उसको ओशन के पास जो है वो इकट्ठा कर देगी। यहाँ पे वो एलुवेल फैन जैसा बन जाएगा, वो इलोंगेटेड एलुवेल फैन जैसा जो यहाँ पर बनेगा उसी को हम बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। पहली चीज। इसके सामने आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूँ जिसको बोल रहा हूँ एस्चुरी। क्या बोल रहा हूँ? एस्चुरी। वो भी ऐसी ही चीज है, सेम चीज है ऐसी, पर वो आपको, अगर ये रिवर ऐसे जा रही होगी, यहाँ पे सामने ओशन होगा तो बस ये आपको दिखेगा यहाँ पे मर्ज हो गया, कुछ आपको यहाँ पे बड़ा डिपॉजिट नहीं दिखेगा। वहाँ पे आपको सिर्फ दिखेगा कि ये रिवर आ रही है और यहाँ पे रिवर आके यहाँ पे मर्ज होगी। बुक में अगर आप उसको पढ़ोगे तो ऐसा लिखा होगा कि एस्चुरी वहाँ बनती है जहाँ पे रिवर का जो लेवल होता है वो नीचे होता है और सी का पानी जो होता है वो ऊपर होता है, ठीक है। ठीक है, बात समझ रहे हो? इससे क्या होता है कि अगर रिवर कुछ बचा खचा सेडिमेंट लेकर आ भी रही है तो यहाँ पे जो अगर सी का पानी ऊपर है या सी के वेव्स जो यहाँ पर आ रही हैं वो ज़्यादा जोर से चलती हैं, तो यहाँ का सारा डिपॉजिट जो है ना वो इरोड कर देती है। यहाँ पे कुछ भी खड़ा नहीं होने देंगी, यहाँ पे कुछ भी खड़ा नहीं होने देंगी। यहाँ पे ऐसा एलुवियल फैन जैसा नहीं बनेगा, ठीक है। ये ऐसा एलुवियल फैन यहाँ पे बन रहा है, यहाँ क्यों नहीं बन रहा है? उसके बीच में डिफरेंस क्या है? क्योंकि ईस्ट फ्लोइंग वाली जो इंडिया की रिवर्स है ना वो यूजुअली लंबी हैं, उनका डिस्टेंस क्या है? लंबी है, दे आर लॉन्ग रिवर्स। वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आती हैं तो उसमें सेडिमेंट भी ज़्यादा होता है। ज़्यादा सेडिमेंट रहेगा तो जहाँ पे उसका माउथ बनेगा वहाँ पे ज़्यादा सेडिमेंट डिपॉजिट भी करेगी। सही बात है। ये नर्मदा तापी छोटी छोटी रिवर है, छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, रिफ्ट वैली के बीच में से ही फ्लो करती हैं, तो कटिंग तो कोई कर ही नहीं रही है, सुपर इम्पोज टाइप की रिवर है, ठीक है। पहले रिफ्ट वैली के बीच में फ्लो कर रही हैं, तो रिफ्ट वैली के बीच में से फ्लो करेंगे तो कोई सेडिमेंट नहीं होगा, तो जब कोई सेडिमेंट ही नहीं होगा तो यहाँ पर आएगी तो डेल्टा भी नहीं बनेगा। बनेगा क्या? एस्चुरी, ठीक है। बनेगा क्या? एस्चुरी। यहाँ तक बात समझ आ गई? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये चलिए, आपकी दो चीज़ें होती हैं, डेल्टा और एस्चुरी। यहाँ तक आपको समझ आ गया तो बस अब आप आगे देख लीजिएगा जो चीज़ आपको पढ़ाई थी। ये बताइए। हाँ, वो चीज़ आ जाएगी, अभी मैं आपको दिखा दूंगा वो वाली चीज़, ठीक है। प्लेट ऑफ इमरजेंस लिखा था ना एक, जब हमने नॉर्दर्न सिरकार वाला फोटो देखा था, ठीक है, वहाँ पे लिखा था प्लेट ऑफ इमरजेंस, और ठीक है। तो चलिए देखिए, ये आपको फोटो किसके बारे में दिखाई गई? ये आपको फोटो दिखाई गई डेल्टा के बारे में, ठीक है। तो आप देखो इसमें पूरी जो रिवर है वो फैल गया है। अगर आपको फोटो भी देखना है तो बुक में भी आपने देखा था सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, आपने देखा हुआ सुंदरबन डेल्टा, आपने देखा था, ठीक है। तो यहाँ तक जो कुछ चीज़ें थी वो जो आपको बतानी थी वो यहाँ पे हो गई खत्म, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। तो अब मैं चलता हूँ जो नेक्स्ट चीज़ है हमारी टाइप्स ऑफ सॉइल। उसमें जो टाइप्स ऑफ सॉइल है उसमें आप पहली नंबर वाली सॉइल पे आप आ जाइए जिसका नाम क्या है? एलुवियल सॉइल, ठीक है। पहले नंबर की जो आपकी सॉइल है उसका नाम क्या है? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल पे आप आ जाइए।
एलुवियल सॉइल के ऊपर आप आ जाइए। और एलुवियल सॉइल आपको पता है इज दी, ठीक है, एलुवियल सॉइल अगर आप देखेंगे तो आपको पता है जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इंडिया के, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, वहां पर जो आपको सॉइल मिलती है वो सॉइल कौन सी होती है? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। एलुवियल सॉइल हमेशा कहाँ पर बनेगी? जहाँ पर रिवर जो है अपने सेडिमेंट्स लेकर प्लेन में एंटर होगी, हमेशा वहाँ पर जो आपकी सॉइल बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल, ठीक है। वहाँ पे जो भी सॉइल बनेगी उसको क्या बोलेंगे? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एग्रीकल्चर के लिए। अगर कोई सॉइल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल। कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे उगाई जाती हैं? व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ दिस एलुवियल सॉइल? तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? राइस। दूसरी हम बोलते हैं वीट, ठीक है। राइस वीट जो है इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जिनको हम उगाते हैं कहाँ पे? एलुवियल सॉइल के ऊपर, ठीक है। फिर आप देखिए आगे की बात, वही आपको तीन चीजें बताई गई, NPK। तीन चीजें क्या बताई गई? NPK, ठीक है। NPK आपको बताया गया। तो आप देखिए ये जो एलुवियल सॉइल है ना, दैट इज द ओनली सॉइल जिसमें आपको नाइट्रोजन जो है वो मिलता है। आपको दिमाग में एक मैं बेसिक फंडा बता देता हूं, उसको आप याद रखें। मोस्ट ऑफ द सॉइल्स इन इंडिया आर नाइट्रोजन डेफिशिएंट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सॉइल्स इन इंडिया आर नाइट्रोजन डेफिशिएंट, ठीक है। एलुवियल जो सॉइल होती है उसमें आपका नाइट्रोजन होता है, ठीक है। एलुवियल सॉइल में आपका नाइट्रोजन होता है। एलुवियल सॉइल में क्या नहीं होता है? फॉस्फोरस। वो ऊपर देखा ना हमने, फॉस्फोरस जो है वो नहीं मिलेगा आपको इसमें, ठीक है, ये नहीं होता, ठीक है। नाइट्रोजन आपको मिल जाएगा, फॉस्फोरस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें किसके बारे में? एलुवियल सॉइल के बारे में। वापस से आप फोटो देखना चाहते हो कि एलुवियल सॉइल आपको कहाँ कहाँ मिलती है, तो आप देख सकते हैं कि एलुवियल सॉइल आपको कहाँ कहाँ मिल रही है। देखिए आप कुछ स्टेट्स के बारे में आप देखेंगे तो आपको क्या क्या पता चलेगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। आप देखिए ज़रा, सबसे पहले आप देखिए कि जो प्लेन्स एरिया हैं इंडिया के, आपको पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, फिर वो जो प्लेन वाला एरिया है अरावली के ईस्टर्न साइड वाला एरिया जो है राजस्थान का, वो वाला एरिया, और गुजरात का एरिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिवर फ्लो कर रही हैं, साबरमती, लूनी वगैरह यहाँ से फ्लो कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या है? कुछ प्लेन एरिया है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप ये वाला रीजन देखेंगे तो ये वाला रीजन देखिए, साउथ में आपको इस रीजन में एलुवियल सॉइल दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो अपना डेल्टा बना रही हैं, तो इस एरिया में आपको क्या मिलेगा? एलुवियल सॉइल भी मिलेगी। एलुवियल सॉइल के साथ कौन सी चीज जुड़ी हुई है? राइस और वीट, ठीक है। पर इसमें से कौन सी चीज कहाँ उगेगी वो आपको पता चलेगा कि उस जगह पे कैसा टेम्परेचर है, कैसी रेनफॉल है, ठीक है, ठीक है। वो हम थोड़ी देर के बाद में आपको देखेंगे, जब पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहली जो चीज़ है एलुवियल सॉइल, उसके बारे में आपने लिखा, मतलब देखा, तो एलुवियल सॉइल कहाँ पे होती है, क्या होता है, उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, कौन सा नहीं होता है। एक और चीज़ आप देखिए, आपको पता है यूरिया, यूरिया है ना, किसान अपने खेतों में क्या डालते रहते हैं? यूरिया, ठीक है। किसान अपने खेतों में डालते रहते हैं यूरिया, और यूरिया होता क्या है? यूरिया होता क्या है? अमोनिया फर्टिलाइजर है ना। कौन सा फर्टिलाइजर ये? अमोनिया फर्टिलाइजर है। अमोनिया क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। अमोनिया में क्या होता है? नाइट्रोजन, ठीक है। अमोनिया में क्या होता है? नाइट्रोजन। अब आप देखिए कि किसान जो है उसको ये नहीं पता है कि कौन सी मेरी सॉइल है और कौन सा इसमें मिनरल कम है और वो वाली चीज़ मैं उसमें डालूं, ठीक है। क्योंकि यूरिया के ऊपर सब्सिडी मिलती है और किसान को लगता है अच्छा इस पे सब्सिडी मिल रही है तो मैं जो फर्टिलाइजर मुझे कम दाम पे मिल रहा है मैं वही जो है अपनी सॉइल में डाल देता हूँ। जबकि वो जो सॉइल जिसमें वो डाल रहा है यूरिया, वो नाइट्रोजन किस में डाल रहा है? एलुवियल सॉइल में। एलुवियल सॉइल में नाइट्रोजन पहले से है, ठीक है, वहाँ पे नाइट्रोजन डालने की जरूरत नहीं है। आप अपने इधर भी देखोगे ना आगे पीछे, तो ये सारी एलुवियल सॉइल है, ये प्लेन्स है ना, ये प्लेन्स है, प्लेन में एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल में आपको नाइट्रोजन मिलेगा। लेकिन क्योंकि यूरिया पे आपको सब्सिडी मिलती है तो बिना जाने अगर इंफॉर्मेशन की कमी होगी तो जो आपका किसान होगा वो यूरिया जो है वो छिड़कता रहेगा, ठीक है। इसीलिए एक चीज होती है, आपको भी बता देता हूँ, वैसे बाद में बतानी थी पर आप देख लीजिए, एक और चीज होती है जिसके लिए एक स्कीम लाई गई जिसको हम बोलते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम होती है एक, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ठीक है। इकोनॉमी में आप देखोगे अगर आएगी तो, ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में क्या होता है? सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में ये चीज़ बताई जाती है कि भाई आपकी मिट्टी का सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल में देखा जाता है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट है, कौन से न्यूट्रिएंट नहीं है, और उन न्यूट्रिएंट के हिसाब से कौन सी क्रॉप ऐसी है जो आपके यहाँ पे उगेगी, कौन सी सूटेबल क्रॉप है, ठीक है।
बात समझ आई? ठीक है, तो ये जो सॉइल थी इसका नाम क्या था? एलुवियल सॉइल। सॉइल का नाम था एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट अगर आपको सॉइल देखनी है तो सॉइल का नाम क्या है? जैसे आप देखिए नेक्स्ट सॉइल जो है आपको दिख रही है ब्लैक सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट एक आपको सॉइल दिख रही है, इस फोटो में आपको दिख रही थी, जिसका नाम क्या था? ब्लैक सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट आपको सॉइल दिख रही थी, इस सॉइल का नाम क्या है? ब्लैक सॉइल। ठीक है, अभी आप देखिए ब्लैक सॉइल की खास बात क्या होती है कि ब्लैक सॉइल का जो क्ले कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे चिकनी मिट्टी होती है आपकी, वो क्या होती है? ब्लैक सॉइल। तो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो होती है ब्लैक सॉइल की, वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा हाई। बहुत ज़्यादा पानी जो है ये अपने अंदर सोक कर सकती है, क्ले फॉर्म में बन जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है किसकी? ब्लैक सॉइल की। ब्लैक इसका कलर क्यों है? क्योंकि आपको पता है वो इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, उसके बाद रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर आई, वहाँ पर आपका डेक्कन प्लेट्यू बना। तो जहाँ जहाँ आपका डेक्कन प्लेट्यू बना है, बिकॉज ऑफ दैट लावा डिपॉजिट, क्योंकि आपने देखा ना सॉइल किसके ऊपर डिपेंड करती है? पेरेंट रॉक के ऊपर। तो पेरेंट रॉक किसके नीचे कौन सा है? वो डेक्कन प्लेट्यू वाली रॉक्स हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट दिस द कलर ऑफ दिस सॉइल इज ब्लैक। ठीक है, तो ब्लैक होने के कारण जो है इस सॉइल को हम ब्लैक सॉइल बोलते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है ब्लैक सॉइल की, वो क्या है? काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसमें ये क्रैकिंग जैसा फिनोमेना आपको दिखता है, इस फोटो में आपको दिखाई गई है कि जिस भी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, अगर आप उसमें पानी डालोगे तब तो वो चिकनी मिट्टी जैसी बन जाएगी, जैसे अभी आपने वो ब्रिक मेकिंग वाली मिट्टी देखी थी, है ना? ठीक है, लेकिन अगर वो ड्राई हो जाती है तो उसमें ऐसे क्रैक्स जो हैं वो पड़ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि व्हेन देयर इज नो वाटर इन दी ब्लैक सॉइल, तो उस टाइम पे क्या होता है? दीज क्रैक्स डेवलप्स। तो ये एक प्रॉपर्टी है, एक फीचर है ब्लैक सॉइल का। ब्लैक सॉइल में आप देखोगे तो कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो हैं वो उग सकती हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है, आपको पता है, कॉटन। ठीक है, तो कॉटन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप जिसको हम ब्लैक सॉइल में उगाते हैं। आएगा आगे आएगा, है ना? क्रॉप्स तो पढ़नी है ना अभी हमने, ये तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्रॉप्स में हम जब देखेंगे तो ब्लैक सॉइल में हम सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप जो उगाएंगे वो होगी कॉटन। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट क्रॉप जो हम ब्लैक सॉइल में उगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? शुगर केन, है ना? गन्ना जो होता है आपका, गन्ना जो होता है उसको उगाया जाता है ब्लैक सॉइल में। ठीक है, क्योंकि गन्ना जो होता है आपका वो भी क्या है? बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। गन्ने को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। ठीक है, गन्ने को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, और पानी इस वाली मिट्टी में पानी खड़ा रह सकता है, होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पे उगाएंगे तो गन्ने को पानी मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको समझ आ गई। ठीक है, तीसरी चीज़ आप देखिए जरा, यहाँ पर आपको दिखा रहा है लेटराइटिक सॉइल। ठीक है, यहाँ पर आप फोटो देखें जरा, कहाँ गया? देखिए ये आपको फोटो दिखा रहा है जिसका नाम क्या है? लेटराइटिक सॉइल। ठीक है, क्या दिखा रहा है? लेटराइटिक सॉइल। पहले आप यहाँ पे फोटो देख लीजिए जरा, लेटराइटिक सॉइल आपको कहाँ कहाँ पे दिखती है। ठीक है, कहाँ गया? ये है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जरा लिखा है, ये ग्रे ग्रे कलर का आपको दिख रहा है, ये लिखा है ग्रे कलर। ठीक है, लेटराइटिक सॉइल। तो ये लेटराइटिक सॉइल आपको देखो कहाँ मिल रही है? ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया में क्या है? लेटराइटिक सॉइल। फिर आपको दिख रहा है ये एरिया लेटराइटिक सॉइल, ये एरिया लेटराइटिक सॉइल, ये कुछ एरिया में आपको लेटराइटिक सॉइल जो है वो दिख रही है। लेटराइटिक सॉइल और जो रेड कलर की सॉइल है ये ऑलमोस्ट दिखने में एक जैसी होती है। लेटराइटिक सॉइल और रेड कलर वाली जो सॉइल है ऑलमोस्ट देखने में एक जैसी होगी। फोटो अगर आप देखना चाहोगे तो आप फोटो भी देख सकते हो। ये देख लीजिए, ये पहली जो सॉइल है ये कौन सा कलर है? रेड सॉइल। कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कलर आ रहा है? कलर तो आ ही नहीं रहा, रेड दिख नहीं रही। हाँ, ये देखिए ऐसा है रेड सॉइल। ठीक है, ये रेड सॉइल ऐसा है। ठीक है, और लेटराइटिक सॉइल जो है उसका कलर भी क्या है? सेम ही है। ठीक है, आपको बोलना चाहिए ना कि इसमें तो बिल्कुल ही कलर नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे दिखेगा? क्या चीज? ये थोड़ी ऐसा ठीक हो जाएगा, ब्रेक लेने वाला ठीक नहीं है, ये इसका हो चुका है इसका। होगा, हाँ, कुछ कुछ दिक्कत होगी। फिलहाल आप देख लीजिए कि मैं आपको बता रहा हूँ जो कलर होगा ना, आपको अभी लेटराइटिक सॉइल बताया था, आपको एक चीज़ दिखाई थी रेड सॉइल। ठीक है,
लेटराइटिक सॉइल और रेड सॉइल जो है ऑलमोस्ट दोनों का कलर जो है रेडिश कलर की होंगी। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आप फोटो नहीं देख पा रहे हो तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आप लिख लीजिए, जो लेटराइटिक सॉइल है और जो आपका रेड सॉइल है, ठीक है, उन दोनों का ऑलमोस्ट जो कलर है ना, इट इज़ रेडिश इन कलर। ये जो रेडिश, रेड एंड येलो सॉइल करके वहाँ पे लिखा था, है ना, ये आपको ऐसा रेडिश और येलो कलर की सॉइल दिखेगी, ठीक है, ठीक है। अलग अलग कलर हो सकता है, वेरिएशन हो सकता है, थोड़ा थोड़ा आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाओगे तो थोड़ा सा कलर का वेरिएशन हो सकता है, पर मोस्टली रेड लेटराइटिक सॉइल, रेड सॉइल का तो नाम ही रेड सॉइल है, ठीक है, और लेटराइटिक सॉइल भी आपको थोड़ी रेडिश कलर की दिखेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो लेटराइटिक सॉइल होती है, देखो ये दोनों की फॉर्मेशन जो है ना, उसका आपने एरिया देखा था। लेटराइटिक सॉइल वहां पर हो रही थी जहां पे बहुत ह्यूमिड क्लाइमेट था, इधर बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल होता है, ठीक है। लेटराइटिक सॉइल वहां होती है जहां पे हाई रेनफॉल होता है ना। आपने इसकी जब फोटो देखी थी ना, तो वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट में थी लेटराइटिक सॉइल, ठीक है। और लेटराइटिक सॉइल में रेनफॉल ज़्यादा होगा तो वो आपको फिनोमिना बताया था जिसमें लीचिंग हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? लीचिंग, ठीक है। जहाँ पानी ज़्यादा होता है, बारिश ज़्यादा होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, वहाँ पर क्या हो जाता है? लीचिंग हो जाता है। किसका होता है? सिलिका का। सिलिका का क्या हो जाता है? लीचिंग। ऊपर क्या बचता है? आयरन। आयरन ऊपर बचता है ना, तो वो आपको रेड कलर का दिखता है, ठीक है। और सेम चीज़ होती है, ये रेड सॉइल में भी आपको रेड कलर का आपको आयरन जो है वो ऊपर आपको दिखता है। रेड सॉइल इज रेड बिकॉज ऑफ द आयरन, ठीक है। पर लेटराइटिक सॉइल और रेड सॉइल जब आपको दिख रही है तो इसमें कैसे आप नापोगे कि कहाँ पर बनेगी, ठीक है। लेटराइटिक सॉइल वहाँ पर बनेगी जहाँ पर क्या है? ह्यूमिड और हाई रेनफॉल। ये जो रेड सॉइल होती है, यहाँ पर रेनफॉल जो होती है वो ज़्यादा नहीं होती, रेनफॉल यहाँ पर क्या होती है? कम। यहाँ रेनफॉल ज़्यादा नहीं है, यहाँ रेनफॉल कम है। पर रेड सॉइल एलुवियल सॉइल की तरह, रेड सॉइल लाइक एलुवियल सॉइल कैन, मैं लिखवाता हूँ, रेड सॉइल लाइक एलुवियल सॉइल इज कैन बिकम, ऐसा लिखो, कैन बिकम वेरी फर्टाइल, कैन बिकम वेरी फर्टाइल विद प्रॉपर इरिगेशन, विद प्रॉपर इरिगेशन, ठीक है। बात समझ आई? समझिए आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेटराइटिक सॉइल जो है वो जगह वहां पर है, सॉइल वहां बन रही है जहां रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, लीचिंग हो गई है, ठीक है। लीचिंग किसकी हो रही है? सिलिका की लीचिंग हो रही है, सिलिका नीचे चला गया है। जबकि रेड सॉइल वो वाली जगह है जहाँ पे रेड आपको दिख रहा है आयरन की वजह से, लेकिन ये रेड सॉइल में जहाँ पर आपको दिखती है वहाँ पे उतनी बारिश नहीं होती, वहाँ पे बारिश नहीं होती। पर ये रेड जो सॉइल है ना, ये क्रॉप उगाने के लिए बहुत अच्छी है अगर इसको ढंग से पानी मिले। अगर आप इस एरिया में ढंग से इरिगेशन प्रोवाइड करवाएं जहाँ पर रेड सॉइल आपको दिख रही है, तो ये वाली एरिया में भी आपको ऑलमोस्ट आप मेजॉरिटी ऑफ द क्रॉप्स जो है उसको उगा पाएंगे, ठीक है। ये बात समझ आई? यहाँ तक ठीक है? ठीक है। तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ठीक है। एक माउंटेन वाली क्रॉप है, फॉरेस्ट वाली क्रॉप है, उसमें कोई खास चीज़ नहीं है। वो आपको दिखेगा, वो जम्मू कश्मीर वाली साइड दिख रही थी, वो सेम है माउंटेन जो आपको दिखाई थी, माउंटेन वाली सॉइल। तो उसमें वो अच्छा सा जो उसका एलुवियल सॉइल की तरह वो फाइन नहीं है, उतनी ज़्यादा वेराइटी ऑफ क्रॉप आप वहाँ पे उगा नहीं सकते हो, प्रोडक्टिविटी उसकी कम है, कम फर्टाइल है, ठीक है, ठीक है, कम फर्टाइल होती है, ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ तक आपको कोई डाउट है? अगर ये टाइप्स ऑफ जो सॉइल है उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो बताओ। अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो मैं अभी आप एक कोई टेबल लेकर आया हूँ, मैं उस टेबल को आप कॉपी में लिखिए, ठीक है। उस टेबल में क्या लिखा है कि कौन सी सॉइल में कौन सा मिनरल है, कौन सी सॉइल में कौन सा मिनरल नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो आप मैं लेकर आया था इसको, तो उसको आप जो है लिख लीजिए, 1 मिनट। ठीक है। तो सबसे पहले आप ऐसे बना लीजिए, एलुवियल सॉइल, उसके नीचे ब्लैक सॉइल, फिर रेड सॉइल। सबसे पहले आप मैं बना देता हूँ, ठीक है। आप एक मतलब ऐसा डायग्राम वो बना लीजिए, एक छोटा सा बॉक्स बना लीजिए, एक छोटा सा बॉक्स बना लीजिए, उसमें ऐसा एलुवियल, रेड, ब्लैक ऐसे करके लिख लो, नीचे करके ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। उसमें क्या लिखना है मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आप लिखिए एलुवियल सॉइल, और उसमें आप पहली चीज़ लिखेंगे कि जो उसमें है, ठीक है, पहली चीज़ आप उसमें लिखेंगे टिक, और यहाँ आप लिखेंगे क्रॉस, ठीक है, ऐसे करके बना लो टिक, ठीक है। टिक में आप लिख लीजिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, पोटैश और ह्यूमस, नाइट्रोजन, पोटैश और ह्यूमस, ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, पोटैश और ह्यूमस, ठीक है, नाइट्रोजन, पोटैश और ह्यूमस। और इसके क्रॉस में आपको लिखना है फॉस्फोरस, इसके क्रॉस में क्या लिखना है, फॉस्फोरस, ठीक है, इसके क्रॉस में आपको लिखना है फॉस्फोरस, ठीक है। उसके नीचे है आपका ब्लैक सॉइल, उसके सेकंड नंबर पे जो सॉइल है उसका नाम है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है उसमें टिक में आप लिख लीजिए पोटैश और ह्यूमस, ठीक है, ब्लैक सॉइल में क्या क्या है, पोटैश और ह्यूमस, ठीक है। और जो उसका क्रॉस है, उसके क्रॉस में आपको लिखना है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ठीक है, उसके क्रॉस में आपको लिखना है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ठीक है। उसके नीचे है रेड सॉइल, उसके नीचे क्या है, रेड सॉइल, और रेड सॉइल जो है उसके टिक में आप लिखिए पोटाश, रेड सॉइल के टिक में आप लिख लीजिए पोटाश, और उसके क्रॉस में आप लिख लीजिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस, हाँ एब्सेंट क्रॉस में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है लेटराइटिक सॉइल, उसके बाद क्या है, लेटराइटिक सॉइल, लेटराइटिक सॉइल में आप टिक में लिख लीजिए पोटाश एंड आयरन, लेटराइटिक सॉइल में क्या है, पोटाश एंड आयरन, पोटाश एंड आयरन। और लैक में आप लिख लीजिए N और P, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपने लिख लिया, ठीक है। तो अभी ये वापस से वही टाइम आ गया है, 5 मिनट का हम ब्रेक लेंगे। यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉइल जो है उसके बारे में